नमस्कार फरहद जी। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। हाल ही में अभी इलेक्शन हुआ है जी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नंदुरबार नगर पालिका में 4 एमआईएम की सीट आ गई है। जी। इसके ऊपर आपका कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने जो है वो सत्ता को भी ठुकराया, पैसे को भी ठुकराया और काम करने की क्षमता जिनमें थी या जो लोगों में हौसला था, जो आज तक काम करते हैं, उन लोगों को मौका दिया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। 2010 से कहीं ना कहीं एमआईएम का आपने नंदुरबार में काम चालू किया, मतलब आप वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हो एमआईएम के। जी। 2025 में इलेक्शन हुआ तो 15 साल लग गए एमआईएम के नगर सेवक आने में। जी। क्या गलती हो रही थी इससे पहले? नहीं नहीं, हमने शुरुआत की है लगभग 2011 से। और जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर मेरे हिसाब से नांदेड़ का रिज़ल्ट जिस वक्त आया, तब महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि एमआईएम पार्टी क्या चीज़ है। बराबर। उससे पहले महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम के नाम से कभी पॉलिटिक्स या सियासत नहीं हो सकी थी। तो हमने बस शुरुआती पार्टी की पहचान के लिए यहाँ पर इलेक्शन लड़ा। तो वो इलेक्शन हमारा रहा सिर्फ शुरुआती दौर का, जिससे पक्ष की पहचान हो जाए। तो वो वाला काउंट अगर आप नहीं गिने तो हमारा ये दूसरा ही इलेक्शन है जिसके अंदर हमने 50 सालों से जो सियासत कर रहे हैं उनको हरा कर आज कामयाबी हासिल की हुई है। जैसे अभी आपने मुझे बताया कि 50 साल से जो सियासत कर रहे हैं आपने उनको हरा के इलेक्शन जीता है, तो नंदुरबार का जब बात होता है तो नंदुरबार में अपने जिला मतलब नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार को लेके एक पहेली जैसा हो गया है एमआईएम का काम। हम अगर देते हैं तो फलानी पार्टी को तुम फ़ायदा पहुंचा रहे, नहीं देते हैं तो फलानी पार्टी ने तुमको फंडिंग कर दिया। बराबर। लेकिन इस तरीके से लोगों के दिमाग में बातें डाल डाल के, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के दिमाग में ये डाल के कि आपके इतने वोट होने के बावजूद भी आप खड़े ही नहीं रह सके, बराबर। जबकि हर किसी का अधिकार है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसने खड़े होना चाहिए। इनकी किसी की सपोर्ट और समर्थन की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे तो अभी आपने मुझे बताया माइनॉरिटीज़ बहुत सारी मतलब नंदुरबार में भी है, तो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट क्यों दिए? या फिर आगे फ्यूचर में आपका कुछ प्लान है कि नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी सीट मिल सकती है एमआईएम से? नहीं, फ्यूचर ही नहीं। हमने शुरुआत जब करी, जैसा 2012 का तो पहला इलेक्शन था जिसके अंदर हमारे साथ में माहेश्वरी काका करके थे, तो वो भी एक उम्मीदवार हमारे यहाँ से दिए हुए हैं। अच्छा। तो ऑलरेडी एमआईएम की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ दूसरी पार्टियों ने बदनाम किया हुआ है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स करते, लेकिन ऑलरेडी हैदराबाद के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो कई मेयर्स वगैरह भी हैदराबाद के अंदर एमआईएम ने जो है वो दलित बिरादरी से बनाए हुए हैं। औरंगाबाद में भी आप देखेंगे तो 28 कॉरपोरेटर्स हमारे लास्ट टाइम जीते थे, तो मेरे हिसाब से शायद 5 कॉरपोरेटर्स उसके अंदर दूसरे समाज से बिरादरी से थे। अभी हमने इलेक्शन लड़ा तो नवापुर के अंदर भी एक मराठा समाज से हमारे पास में उम्मीदवार था। तो ऐसा कुछ नहीं है, एमआईएम एक सेक्युलर पार्टी है जो सभी को साथ लेकर काम करती है और आगे भी लेकर चलेगी। मतलब अगले साल चांसेस है कि एमआईएम एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। और नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट? बिल्कुल करेंगे। पहले तो हम लोगों को ये बताएंगे ना कि भाई हम वहाँ से जीत सकते हैं, और जहाँ से हम जीत सकते हैं वहाँ पर बिल्कुल लड़ेंगे। यहाँ पर आज पहली मर्तबा हुआ है कि माली समाज का कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था। तो आप अगर माली समाज के वोट की काउंट देखें तो 3-3.5 वोट है, उससे ज़्यादा नहीं है। बराबर। वैसे ही चौधरी समाज का पिछली मर्तबा खड़ा हुआ था, उनके 6-6.5 वोट है, उससे ज़्यादा वोट उनके भी नहीं है। वैसे ही रघुवंशी परिवार से इतना है तो मैं समझता हूँ कि उनके बिरादरी के वोट देखें तो 850,000 भी वो पूरे नहीं कर पाते। वहाँ ये तमाम समाज एक मर्तबा अपना आदमी खड़े रह के कोशिश करके जिता सकते। और आप माइनॉरिटीज़ देखें या स्पेशली मुस्लिम समाज अगर देखेंगे तो हम 28 से 30,000 वोट होने के बावजूद हमारे दिमागों में या लोगों में सिर्फ ये भर दिया गया है कि आप अगर खड़े रहेंगे तो ये पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। जबकि नंदुरबार के अंदर तो ये वाला सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि सामने ऐसी कोई पार्टी बची नहीं है जिसने बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। बराबर। अब भी अगर चंद्रकांत रघुवंशी साहब का इनके साथ टाइप हो जाता, जो बातें चल रही थी बीजेपी के साथ, तो मुझे नहीं लगता था कि भाई उनसे बड़ा चेहरा बीजेपी का भी कोई शहर के अंदर रह सकता था। तो ये सिर्फ इसके लिए बातें है ये। बाकी हमारे पास उम्मीदवार देंगे भी इंशाल्लाह, और जैसे अभी 4 जीते तो आइंदा टाइम हम नगर अध्यक्ष के साथ भी जीतेंगे। बराबर। जैसे भाई आपने मुझे बताया कि आपने नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट दिया नहीं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में तो दिख के आया कि आपका पूरा जो वोट बैंक था कहीं ना कहीं शिवसेना की तरफ था। नहीं, उसकी भी खास वजह ये है कि बीजेपी खुले तौर पे कहती है कि हमको मुसलमानों को वोट ही नहीं चाहिए। उन्होंने ना इधर प्रचार किया ना इधर आए। हाँ, इस टाइम हमको ये लगा कि हम उम्मीदवार देते तो और अच्छे रिजल्ट हमारे लिए आ सकते थे। बराबर। लेकिन इन्होंने एक ये यहाँ पर आए नहीं, और मेरे को लगता है कि हमारे वोटरों के पास ऑप्शन नहीं था। हम अगली बार उनको ऑप्शन देने की बहुत कोशिश करेंगे। बराबर। जैसे अभी बाकी जगह पे कहा जाता है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं इस साल ऐसा कहा जा रहा है कि एमआईएम शिवसेना की बी टीम थी।
इसमें कितना सच है? देखिए, पिछली मरतबा शहादा के अंदर जब रिज़ल्ट आया हुआ था तो इस टाइम ऐसे चांसेस थे कि हम बीजेपी के साथ चले जाते और उस टाइम उनका उपनगर अध्यक्ष वहाँ पे बैठ सकता था। बराबर। लेकिन हमने वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खुले तौर पे बगैर किसी के दबाव में या किसी के फेवर लेते हुए नहीं किया ना, तो ये तो सबसे बड़ा स्टैंड हमारा ही था कि हमने बीजेपी की सबसे बड़ी मुखालिफत करी है वहाँ। और वो जो लोग अब पिछले वहाँ पे अगर बीजेपी वाली बात करेंगे तो आप नंदुरबार में कैसा कर सकेंगे उसको? यहाँ पे भी बीजेपी पूरे पावर में लड़ी, बराबर। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं कर सके तो आज आप बोल सकते कि बीजेपी हमारे को साथ में नहीं ले सकी ऐसा। ये सिर्फ एक मिथ बनाया हुआ है इन्होंने, सिर्फ इसके लिए कि भाई लोग इनसे दूर रहे। लेकिन अब लोग समझने लगे क्या हमारे लिए बेहतर है, तो वो पिंजरा अब उनका टूट रहा है। बराबर, मतलब कहीं ना कहीं अगले साल एमआईएम का नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार हमको देखने मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मिल और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स भी देखने मिलेंगे हमको बिल्कुल, भविष्य बिल्कुल में। मिलेंगे। अभी जैसे आपके 2 वार्ड में उम्मीदवार आए, जी। वार्ड क्रमांक 12 और 15 में, तो वहाँ पे तो बहुत सारी समस्या है। तो जब इतने साल से कुछ काम नहीं हो रहे थे तो लोगों ने फिर भी कंटिन्यूसली कांग्रेस को क्यों वोट देते गए? नहीं, पहले ऐसा लगता था ना, अगर आप देखेंगे तो भाई खासतौर से मुस्लिम समाज के लिए कि भाई कोई पार्टी इस तरीके से आई नहीं जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक सियासत का तरीका बताया। उन्होंने जो तरीके से अपनी बात को रखना शुरू करा, तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कई और भी तबके थे, कुछ दूसरे समाज भी थे जिन्होंने उनकी बातों को भी पसंद किया और उनकी पॉलिटिक्स को भी पसंद किया। बराबर। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो 50-60 सालों से सिर्फ ऐसी सियासत चल रही थी कि हम जिसको टिकट देंगे वही जीत कर आएंगे, और पैसे की भी कई मरतबा यहाँ पे आपने देखा है कि भाई भरपूर पैसे का इस्तेमाल होता है, डर खौफ का भी माहौल रहता है। तो ये सब करते करते अगर हमें 2 इलेक्शन लग गए तो मैं समझता हूँ कि हमारी फिर भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम इस जाल को तोड़ने में कामयाब हो गए। बराबर, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि पैसा वगैरह, अभी एमआईएम जैसी पार्टी है जिसने बिना पैसे खर्च करे भी अगर 4 नगर सेवक आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी नए पार्टीज को भी अपॉर्चुनिटीज है कि बिना पैसे के अगर अच्छा उम्मीदवार रहा तो लोग वोट दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। और नंदुरबार ने तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर रिजल्ट करके लोगों के सामने ये उदाहरण ही रख दिया है कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे, काम की सही तरीके से आप में तड़प होंगी और लोगों से जुड़ के रहेंगे, तो उसके सामने फिर पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लोग साथ देते हैं सही तरीके से अच्छे उम्मीदवार का। तो अभी जैसे हम देखते हैं 2 वार्ड क्रमांक 12 और जो 15 है, इधर कैसे चेंजेस लाने के सोच रहे हो? अभी आप अगर गौर से वहाँ पर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि कई जगह पर ऐसा महसूस होता है कि ये हिस्सा नगर पालिका के हद में आता ही नहीं है। बराबर। वहाँ से कई सालों से एक ही पार्टी के अगर नगर सेवक जीत कर भी जा रहे हैं तब भी वो उस तरीके से वहाँ काम नहीं करवा सके। सिर्फ इलेक्शन आने से पहले वादे कर लेना और फिर इलेक्शन के वक्त से 4-6 महीने पहले आकर थोड़े बहुत कुछ काम करके उद्घाटन कर लेना। इसके अलावा इलेक्शन मेरे को नहीं लगता है कि 12 नंबर 15 नंबर और दूसरे अल्पसंख्यक बस्ती जहाँ पर भी है वहाँ पर होते भी थे। तो अगर अपन ये समझ ले कि अब हम शुरुआत कर रहे हैं तो कई साल तो हमको हर मुद्दे के ऊपर करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 ही सालों के अंदर उन कामों को करने की कोशिश करें। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो एरियाज को डेवलप करने के लिए। आपके 4 नगर सेवक वहाँ से ऑलरेडी इलेक्टेड है, तो अगले 5 साल में प्राथमिक कौन से काम पे आप फोकस करने वाले हो? देखिए, अभी हर काम पे फोकस करना वहाँ पर ज़रूरी है। जैसे हेल्थ के ताल्लुक से आप बोले, एजुकेशन के ताल्लुक से बोलिए, साफ़ सफाई के ताल्लुक से बोलिए, तो हर ये ना ऐसा कोई भी मामला ये लोग हमारे सामने आके नहीं बोल सकते कि हम इसके अंदर इतने सालों से एक तरफा हुकूमत करने के बाद में भी कोई चीज़ पूरी तरीके से कर सके, या गारंटी से वो नहीं बता सकते कि ये इलाके के अंदर या ये एरिया के अंदर हमने ये काम परफेक्ट किया है। हर फील्ड के अंदर काम करने की ज़रूरत है। तो जैसे अभी आपने मुझे बताया हेल्थ और एजुकेशन की हालत वहाँ पे बहुत ख़राब है और अभी बीमारियाँ भी बहुत सारी चलती रहती है, तो स्पेसिफिक हेल्थ और एजुकेशन पे आप क्या करने वाले हो? अभी आप देखिए कि भाई कचरे को लेके आपका मामला है कि यहाँ पर नगर पालिका का पूरा पूरा एक क्या बोलेंगे उसको कि भाई एक महकमा पूरा काम कर रहा है उसके ऊपर कि भाई गाड़ी वक्त के ऊपर जाना चाहिए, वहाँ से कचरा लेना चाहिए, पहुँचना चाहिए। लेकिन वो इलाके के अंदर देखेंगे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि गाड़ियों का भी कोई टाइम टेबल फिक्स है या वो वहाँ पे आ सकते हैं। आज भी उखड़ले का जो पहले सिस्टम चलता आ रहा था वो आपको मुस्लिम बस्तियों के अंदर देखने को मिलेगा कि कचरा वैसे ही रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसका रेगुलर main साफ कारण क्या सफाई, बस यही ना कि इनको ऐसा लगने लग गया था कि इलेक्शन पैसे के दम पे हो जाता, पैसा दे दिए तो हम लोग जीत जाते, तो फिर काम करने की जरूरत नहीं। तो बस वो चीज़ें अब बदल रही है, लोगों को समझ आया है कि भाई अगर काम करवाना है तो बदलाव ज़रूरी है। अब उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। लोगों ने तो सोचा, आपने जो बोला एकदम बराबर है कि लोग सोच रहे हैं, लोगों ने बदलाव ला के भी दिया है। तो अभी आने वाले 5 साल
आप और इनके अलावा कौन से मुद्दों पे वहाँ पे काम करने वाले हो, और आने वाले अगले इलेक्शन में क्या मेन आपका मुद्दा रहेगा नंदुरबार नगर पालिका में? अभी आने वाले इलेक्शन, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी जो हमने वादे किए हैं लोगों से कि जिस तरीके से वहाँ पे बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर पानी की भी बहुत तकलीफें आती गई। अभी पानी के इंतज़ाम को आप शिरपुर जैसे शहर के अंदर जाके देखिए तो वहाँ पे पानी का इंतज़ाम कैसा है, और नंदुरबार के अंदर जबकि यहाँ कोई विरोधी नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि आपको काम के अंदर कोई रुकावटें पैदा करने वाला है जिसकी वजह से यहाँ काम नहीं हो पाए। सब कुछ एक हाथ में होने के बावजूद वो इलाके रह गए, तो हम कोशिश करेंगे पूरी ताकत से, हम आवाज़ें उठाएंगे, जो जो काम नहीं इनसे हो सके वो तो ज़रूर करवा ही लेंगे इस मरतबा। तो भी जैसे आप अभी शिवसेना के कैंडिडेट के सामने आप खड़े थे और आप उनको हरा के कहीं ना कहीं जीते हो, तो जब आप जीते हो तो लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है, और आपने शिवसेना के कैंडिडेट को ही हराया है, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि अभी तो जैसे ऊपर सरकार शिवसेना की बैठी है, तो उनसे आप कैसे काम करवा के लोगे? देखिए, मजलिस जो है उसकी एक खूबी है कि पूरे इंडिया के अंदर मजलिस के पास एक ही एमपी है, लेकिन वो सीट भी उनकी मेरे हिसाब से करीब 45 सालों से वही एमपी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी खूबी है ना कि हुकूमत के खिलाफ सिर्फ एक भी आदमी हमारा रहा तो वो काम करा ही लेता। बराबर। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम ज़रूर पूरा काम करवा लेंगे। करवा लोगे, भरोसा है पूरा? बिल्कुल। बराबर। अभी ये तो हो गई नंदुरबार नगर पालिका के इलेक्शन की बात। अभी आने वाले कुछ दिनों में अपने यहाँ पे जिला परिषद के भी इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें आपकी कुछ तैयारी रहने वाली है? बिल्कुल तैयारी है हमारी। अक्कलकुआ से आरिफ मकरानी साहब करके कांग्रेस के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थे जो जीते हुए थे, उन्होंने अभी मजलिस में भी प्रवेश कर लिया है, और मजलिस का काम देखकर उन्हें भी महसूस हुआ कि यहाँ की पॉलिटिक्स है जो लोगों के से जुड़कर काम करती है ऐसा। बराबर। तो इस मरतबा हम ज़िला परिषद के अंदर सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं देंगे, खाता भी खोल लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और कितने उम्मीदवार देने का विचार किया आपने अभी तक? नहीं, वो अभी तय नहीं किया है। तय नहीं किया है? हाँ, उसके ऊपर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीट दे सकेंगे, जितने समाज को साथ में ले सकेंगे, हम वो करेंगे। तो अक्कलकुआ के बाहर आपके प्लान्स है क्या जिला परिषद के लिए? नहीं, अगर उस तरीके से हमको सिचुएशन लगी, वैसी ये लगी, तब वहाँ कर सकेंगे। हमारे महाराष्ट्र सदर है, बराबर। उनसे बात करके हम लोग फैसला करेंगे, लेकिन फिलहाल अक्कलकुआ तो तय है। ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया है क्या जहाँ पे आप 100% कैंडिडेट देने वाले हो? मैंने तो आपको 100% वाला एक अक्कलकुआ बता दिया। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, कोपरली हो गया, रनाला हो गया, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाहिशमंद है कि हमारी पार्टी से भी लड़े, बहुत वक्त से वो टच में भी है, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ, अगर हमको लगता है माहौल मिलता है जीतने जैसा, जहाँ जहाँ माहौल है हम वहाँ सब जगह जाएंगे। और अगर अक्कलकुआ छोड़ के दूसरे अगर आप जिले में अगर कहीं जाओगे तो वहाँ पे हमको नॉन मुस्लिम कैंडिडेट देखने मिल सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है ना। लास्ट टाइम भी हमारा अक्कलकुआ से उम्मीदवार थे, वो चौधरी समाज से थे। बराबर। तो ये सिर्फ बातें हैं, जिनको नहीं पता है कि हम लोग नहीं लेते, या जिन्होंने सिर्फ दूसरी पार्टियों से सुना है, वही ये बोल सकते हैं कि हम लोग गैर दूसरे समाज के लोगों को नहीं लेते। लेकिन सच्चाई अगर देखेंगे तो हमने पूरा हिस्सा दिया है सभी को। बराबर। जैसे अभी नंदुरबार ज़िले में आपने जो करके दिखा है, तो आपको लगता है क्या इसका इम्पैक्ट दूसरे ज़िलों में भी पड़ सकता है? तो कहीं ना कहीं अपने पास धुलिया है, जलगांव, तो यहाँ पे भी एमआईएम अपने सीट्स दे सकती है कि आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ऑलरेडी जलगांव में भी हमारे पिछली मरतबा नगर सेवक रहे हैं, धुलिया के अंदर भी अभी भी नगर सेवक थे हमारे। बराबर। धुलिया के तो एक्स जो आमदार है वो भी एमआईएम कैंडिडेट ही है। एमआईएम कैंडिडेट ही थे, और अभी ये चीज़ ख़त्म ही हो गई। लोगों ने बिल्कुल विश्वास ख़त्म कर दिया कि कांग्रेस राष्ट्रवादी जो थी वो सिर्फ मुस्लिम इलाकों में वोट करने के लिए सेकुलरिज्म का नाम इस्तेमाल करती थी। अब वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। अब लोग समझ गए कि लोग सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप नंदुरबार में देखिए ना, कितने सालों तक के जिनको कांग्रेस के निशान पे वोट दिया, खुद गावित परिवार जिन्होंने शुरुआत करी हुई थी अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर, वो यहाँ पर आए, वो खुद भी इस बात की गवाही देंगे कि मुस्लिम समाज ने उनके साथ कितना बेहतरीन तरीके से उनको सपोर्ट किया। बगैर मुस्लिम समाज के यहाँ पर वो जीत ही नहीं सकते थे। बराबर। जब उनकी शुरुआत मुस्लिम समाज से हुई, फिर वो वहाँ से शिवसेना चले गए, शिवसेना के बाद फिर राष्ट्रवादी में आ गए, राष्ट्रवादी में आने के बाद फिर उनको ज़रूरत लगी कि आप बीजेपी में जा सकते, तो बीजेपी में चले गए। तो ये सारे सवाल जवाब जैसा आप कर रहे थे कि इसकी बी टीम, उसकी ए टीम, तो वो सवाल उनसे क्यों नहीं होते? अभी ये सवाल आपने कांग्रेस के कोई जिम्मेदार को पूछा बुला के कि आपने यहाँ पे नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? राष्ट्रवादी के कोई उम्मीदवार से क्यों नहीं पूछा आपने कि भाई यहाँ पर उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? तो ये सिर्फ हमारे जो वोटर्स है ना, उनको भड़काने और बहकाने के लिए ये बातें होती। बराबर है। तो जैसे अभी आपने मुझे पूछा कि आपने दूसरे पार्टी के लोगों को बुला के क्यों नहीं पूछा, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि अभी तो इलेक्शन हो गए, तो आपको बुलाया इसलिए गया कि
एमआईएम के 4 सीट आई है, तो हमको एक्सपेक्टेशंस था कि एमआईएम अगर नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट करती तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। और जैसे कि अभी आपने देखा है कि राष्ट्रवादी का एक भी सीट नंदुरबार में नहीं आया है, ना कांग्रेस का है। तो हमारा मतलब ऐसे काम था कि एमआईएम के कैंडिडेट को बुला के पूछा जाए कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। जब आप नगर सेवक अगर 4 चुन के आ सकते तो शायद नगर अध्यक्ष भी आपका बन सकता था। नहीं नहीं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आइंदा। हमने पिछली मर्तबा कोशिश की थी। यही सारे लोग हैं जो आज बीजेपी में जाके बैठे हैं, उनका ये बोलना था कि इनकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा। बराबर। और कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो हरकतें की या जो स्टैंड उन्होंने लिए बार बार, कि जबकि मुस्लिम समाज के खिलाफ कई चीज़ें ये गवर्नमेंट ने करती गई, उसके बावजूद भी एक ऐसा लीडरशिप जिस पे मुसलमान पूरी तरीके से निर्भर थे, हाँ, वो लीडरशिप बगैर मुसलमान समाज को साथ में लिए अपना फैसला कर लेता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका भी बहुत ज़्यादा गहरा असर हमारे समाज के ऊपर पड़ा है कि हमारी खुद की अगर आवाज़ होती, ताकत होती, तो हम हमारा स्टैंड ले सकते थे। ऐसे आपके समाज का एक उम्मीदवार था जो अपक्ष से खड़े थे, पप्पू कुरैशी जी, हमने उनका भी इंटरव्यू करा था। उन्होंने भी बोला था कि मुस्लिम मतदाता हमको मत देंगे, पर वो दिखा नहीं वोट बैंक के इसके अंदर। तो एक मुस्लिम कैंडिडेट था, पर मुझे ऐसा लगता है अगर एमआईएम का रहता तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता था रिजल्ट नहीं, अभी मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर इन लोगों को ये पता था कि हो सकता है ये एमआईएम का कैंडिडेट देने वाले हैं, तो हमारी वोट तोड़ने के लिए पहले से ये तय कर लिया हो कि भाई हम भी मुस्लिम खड़े हो सकते हैं, ये कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी चीज़ें हो सकती थी उसके लिए, लेकिन हमारा डिसीजन ये था कि हमें सिर्फ नगर सेवक के ऊपर ही लड़ना है। पर लड़ते तो आज की तारीख में सबसे बेहतर उनको हम टक्कर दे सकते थे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फ्यूचर में भी हम और अगले इलेक्शंस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, बहुत बढ़िया रहा। आपके मैंने पिछले भी कुछ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, लॉजिकली आपके सवालात भी रहते हैं उसके अंदर। बराबर, ज़रूरी था, ये भी एक जगह बाकी थी नंदुरबार के अंदर, उसको आपने पूरा किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी, अभी मौका है तो सबसे पहले नंदुरबार की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ सत्ता और पैसा मायने नहीं रखता, और अगर समाज एक तरफ हो जाए या फिर अगर एक समाज के साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी कर दी जाए तो उसके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं जिनके पास भले पैसा ना हो, सत्ता ना हो, लेकिन सिर्फ हौसला चाहिए ये लड़ने के लिए। तो मैं पूरी नंदुरबार की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि 12 नंबर और 15 नंबर में जो दूसरे समाज के वोट्स भी थे वो भी हमको मिले हैं, क्योंकि ऐसा कोई बूथ नहीं रहा जहाँ से हम पीछे रहे। बराबर। तो मैं सभी समाज के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, ख़ास तौर से, और मेरे पक्ष के जो जिम्मेदार रहे जिन्होंने एक भरोसा जताकर यहाँ पर खासतौर इम्तियाज़ जलील साहब हुए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हुए, साजिद समीर साहब हुए, उन सबका भी मैं आपके ही चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद रहेंगी आपको भी बधाई, और इस काम में आपको भी और ऊपर वाला सफल करे, ये मेरी नेक ख्वाहिशात है आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।